नमस्कार। स्वागत है आपका CWC GS वर्ल्ड में। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत अपनी यूनिट नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम आज शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य की, और मुगल साम्राज्य में भी किसकी। आज हम मुगल साम्राज्य में बाबर को देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे, और इसी बीच में एक अफगान तुर्क की एंट्री होगी जिसका नाम होगा शेरशाह सूरी। इसको भी देखेंगे कि हुमायूं को ये हराकर किस तरीके से गद्दी हासिल करता है। दिल्ली की गद्दी किस प्रकार से फिर से एक बार अफगानों के हाथों में या तुर्कों के हाथ में किस प्रकार से आ जाती है। उसी चीज को आज हम पूरा करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मुगल, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी किस तरीके से होगी। तो मुगल जो राज करेंगे भारत पर वो करेंगे 1526 से 1557 ईस्वी तक। क्यों? वो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पीछे हम दिल्ली सल्तनत में देख चुके थे पानीपत के युद्ध को। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। इसके बीच हुआ बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो देखो, जो इब्राहिम लोदी युद्ध में हारा, ये दिल्ली सल्तनत का क्या था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था ये। क्योंकि ये युद्ध में हारा और मारा गया, और जब युद्ध में हारा और मारा गया तो क्या हुआ, जो इसका क्षेत्र था वो किसके पास आ गया, वो सारा का सारा क्षेत्र आ गया बाबर के पास। और देखो, जो बाबर को इब्राहिम लोदी के लिए आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था वो इसी के ही आलम खां, इसी का चाचा था आलम खां। इसका इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां। और कुछ लोग ये कहते हैं कि राणा सांगा ने भी क्या करा था, राणा सांगा ने भी इसको भारत आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो और ये आपका आलम खां तो था ही था, लेकिन कुछ कुछ किताबों में राणा सांगा भी देखने को मिलता है। इसलिए आप दोनों को मान सकते हैं कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया। तो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने और राणा सांगा ने इसको भारत आने का न्योता दिया था। क्यों दिया था? क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी की बढ़ती हुई शक्तियों को कम करने के लिए एक बाबरी ऐसा था जो इसको हरा सकता था। इसी कारण क्या हुआ कि इन्होंने इसको न्योता दे दिया। लेकिन क्या हुआ, न्योता तो दे दिया, लेकिन इनकी ये भी शर्त हुई कि इब्राहिम लोदी से जब ये बाबर युद्ध करेगा उसमें जो राणा सांगा है वो इसका साथ देंगे बाबर का। मतलब राणा सांगा जो करेंगे वो बाबर की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वही जो कंडीशन पीछे बनी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ वाली, वही यहाँ पर भी बनेगी जैसे जयचंद की हुई थी। जयचंद ने भी क्या करा था, गौरी को निमंत्रण निमंत्रण दिया था भारत आने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गो जबकि जयचंद ने उसकी सहायता नहीं की गौरी की। तो उसी बात में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से वो पलायन के प्रथम युद्ध में हार जाता है 1191 ईस्वी में। और वही कंडीशन सेम यहाँ बनेगी। तो ये कंडीशन कभी बाबर जीतने के बाद में 1526 का युद्ध जीतने के बाद में जो युद्ध करेगा वो राणा सांगा से युद्ध करेगा फिर। तो इनकी यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है इन लोगों की, क्योंकि इस दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में। तो देखो, मुगल वंश में कौन कौन से राजा आएंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो कौन कौन से राजा होंगे, देखो सबसे पहले जो सुल्तान बनेगा वो बनेगा वो बादशाह। यहाँ पर बादशाह की उपाधि धारण धारण की जाएगी। बादशाह, कौन कौन बादशाह होंगे देखो। वो जो बाबर होगा, बाबर भारत पर ज्यादा लंबा शासन नहीं कर पाएगा। और ये भी एक बात चीज और भी ध्यान रखनी है आपको कि देखो, भारत में जो भारतीय राजा थे वो तो किसकी उपाधि धारण करते थे, ज्यादातर उपाधियां धारण करते थे वो सम्राट की, या भारतीय राजाओं को राजा भी कहा जाता था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के वंशज आएंगे उनको नाम दिया गया, वो किसकी उपाधि धारण की ज्यादातर, उन्होंने सुल्तान की। एक तो दिल्ली सल्तनत के जो वंशज थे उनको सुल्तान की उपाधि मिली थी, और जो मुगल वंश के राजा बनेंगे, मुगल वंश में होंगे जो राजा, वो बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी राजा होंगे या जितने भी राजा बनेंगे मुगल साम्राज्य में, ये सब ज्यादातर बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। तो बाबर का जो समय काल रहेगा वो 1526 से 1530 का समय का रहेगा। तो ज्यादातर इसका समय जो गुजरेगा भारत में वो युद्धों में ही गुजरेगा। कभी चंदेरी का युद्ध, कभी राणा सांगा के साथ घाघरा का युद्ध। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग युद्ध होंगे यहाँ पर। तो इसकी ज्यादा जिंदगी, जो जीवन पूरा गुजरेगा भारत में 4-5 साल का, वो युद्धों में ही गुजर जाता है। उसके बाद में इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, और वो 1530 से लेकर, देखो इसका 2 बार शासन काल रहेगा, एक तो 1530 से 1540, और फिर इसका शासन आगे आगे बनेगा फिर 1555 में आएगा थोड़ा सा। तो ये इस बीच का शासन कहाँ गया, इस बीच में ही क्या होगी, हुमायूं के बीच में ही एक एंट्री, अफगान शासक की एंट्री हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर आकर।
और जब एंट्री हो जाएगी तो कुछ दिनों के लिए शेरशाह, मतलब 1540 से 1555 तक शेरशाह और उसके वंशज यहाँ पर राज करेंगे। और इसी बीच में जो हुमायूं होगा वो निर्वासित जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद में हुमायूं के बाद में अगला शासक आएगा अकबर। अकबर को हमें डिटेल से पढ़ना है और लंबा शासन खींचेगा इसका। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासन करेगा। ठीक। जहांगीर। जहांगीर जो शासन करेगा वो 1605 से 1627 ईस्वी तक के बीच का शासन करेगा। वो कौन होगा? देखो ये एक दूसरे के पुत्र थे। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर होगा, अकबर का पुत्र जहांगीर होगा, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र होगा औरंगजेब। तो जहांगीर, जहांगीर को क्या नाम दिया जाता था? सलीम। लेकिन प्यार से अकबर से सेखू बाबा भी बुलाता था। सेखू बाबा। ठीक है। नेक्स्ट। इसके बाद में इसका पुत्र होगा शाहजहां। शाहजहां। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या होगा? खुर्रम। और यही शाहजहां क्या करेगा? ताजमहल का आगरे में निर्माण करवाएगा, बहुत सारी इमारतें ये बनवाएगा। उसके बाद में जो अगला शासक होगा वो होगा औरंगजेब। अब औरंगजेब के शासन काल से, या औरंगजेब के शासन काल के समय में ही मुगल साम्राज्य का विघटन की प्रक्रिया जो होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके बाद में जितने भी शासक आएंगे, उत्तर मुगलकालीन सम्राट जितने भी आएंगे, वो सब के सब आपके कैसे होंगे? वो सब के सब कमजोर बादशाह होंगे। और जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है तो क्या होता है? जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में छोटे मोटे राजा होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। और वही काम यहाँ भी होगा। और इसी बीच में 1608 ईस्वी में भी इसकी एंट्री होगी अंग्रेजों की। डच, जो पूरब की ओर से यूरोप की कंपनियां थी, कई कंपनियां आएंगी, जैसे डच आएगी, फ्रांस की कंपनी आएगी, डेनिश डेनमार्क की कंपनी आएगी, तो डच आएंगे। तो ये सब क्या करेंगे? ये सब के सब इनकी एंट्री भी हो जाएगी धीरे धीरे। और उसी दौरान क्या होगा? मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से अंग्रेज भी इन इन बातों का फायदा उठाएंगे, और भी लोग यहाँ से फायदा उठाएंगे। तो जो क्षेत्रीय राजा थे वो भी अपने आप को क्या कर देंगे? स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अब हम इनके बारे में वन बाई वन देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे बाबर से। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो का श्रेय जो जाता है वो कब से कब तक चलेगा? वो चलेगा 1526 से 1857 तक। अब ये मुगल थे कौन? ये हम देख लेते हैं। देखो, मुगल जो बनते हैं वो मंगोल और तुर्क के मिलने से ही मुगल वंश की उत्पत्ति होती है। मतलब ऐसे कर लीजिए, क्योंकि जो बाबर था किससे संबंधित था? जो आपका बाबर था वो, या फिर आप ये कह लो, जो बाबर की माता थी वो किससे संबंधित है? वो मंगोल शासक चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। इसलिए क्या था? तो बाबर भी किससे संबंधित होगा? मंगोल से ही संबंधित होगा। इसी कारण क्या था? देखो, चंगेज खां कैसा था? चंगेज खां बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। इसकी जो हाथ थे, इसके जो हाथ थे वो हजारों व्यक्तियों के रक्त से संगे हुए थे। इसी वजह से क्या था कि बाबर अपने आप को वो मंगोल शासक कहलाना पसंद, या चंगेज खां का वंशज कहलाना पसंद नहीं करता था, बल्कि अपने आप को क्या कहलाना? तैमूर के वंश कहलाने पर ये क्या करता था? गर्व महसूस करता था। देखो, अब देखो यहाँ पर मुगलों और तुर्कों के मिलने से ही क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई। क्यों हुई? मुगल कौन थी? तो मंगोल कौन थी? मंगोल थी बाबर की माता। और तुर्क कौन थे? बाबर के पिता। बाबर के पिता जो थे वो तुर्क थे, और माता जो थी वो मंगोल थी। इसलिए मुगल का अर्थ क्या बनता है? मुगल का अर्थ होता है बहादुर। तो मुगल और तुर्कों के मिलने से ही मुगल बने, मंगोल और तुर्कों के मिलने से ही मुगल बने, और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। बाबर की माता मंगोल शासक चंगेज खां के वंश से थी, और पिता ईरान, तुर्क और तुर्की के तैमूर वंश से संबंधित थे। तो इसी कारण क्या था? जो आपका बाबर था, जो बाबर होगा वो अपने आप को तैमूर का वंश कहने पर एक गर्व महसूस करेगा। इसके बाद में मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो मंगेल मंगोल शासक था चंगेज खां, ये अभी बताया मैंने आपको कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था, इसलिए ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि चंगेज खां का इतिहास क्या था? वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार के खून से रंगा हुआ था। दूसरी तरफ मंगोल, जो मुगल थे, वो अपने आप को तुर्क कहलाने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके महान पूर्वज जो थे वो 1398 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था? दिल्ली पर भी नियंत्रण कर लिया था 1398 ईस्वी के आसपास आकर। इसलिए ये क्या करते थे? तैमूर के वंश होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। अब देखो, जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। बाबर का नाम पूरा था जहूरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये देखो, मातृ पक्ष की ओर से तो 14वां, अपनी माता की तरफ से तो 14वां, और पितृपक्ष की तरफ से क्या था? 5वां वंशज था। दूसरा, इसका जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म कहाँ हुआ था? ट्रांस अक्साना के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। और देखो, 14 फरवरी से कुछ याद आता है? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे डे की
इस दिन क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे के हिसाब से आप इसकी डेट को याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन किसका जन्म हुआ था? तो बाबर का। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था, जो कौन थी? चंगेज खां के वंश से संबंधित थी ये। और ये जो थे ये तैमूर के वंश से संबंधित है। इसकी पत्नी का नाम माहम माहम नगमा था, जिससे कौन सा पुत्र उत्पन्न होगा? हुमायूं। हुमायूं का जन्म इसी से होगा। हालांकि हुमायूं के 3 भाई और थे, वो आगे देखेंगे, हिंदाल, असगरी, इस तरह से 4 भाई थे। तो इसने नवीन वंश, चगताई वंश की नींव डाली थी, बाबर ने ही। अब देखो बाबर के भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे। होता क्या था, मध्य एशिया में इसे उज्बेक, जो उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, उनको, जो उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र को ही जो आज वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें उज्बेक पहले राज करते थे। उधर से तो, जैसे मान लो ये हमारा भारत, ऊपर उत्तर का क्षेत्र भारत का है ये, और उसी के दौरान क्या था, इधर था आपका मध्य एशिया। ये आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र रहेगा। ऊपर से तो इसे मध्य एशिया से, तो ये इधर क्षेत्र में राज करते थे ये लोग यहाँ पर। इसे उज्बेकों से, इधर से मध्य एशिया से पराजय का खतरा रहता था। और इसी में ही दूसरा था सफवा सफी वंश चल रहा था, वो इधर क्षेत्र में। इधर इसे अपने सफवी वंश से हो रहता था डर। और उस्मानी वंश था, उस्मानी वंश इधर था, तो इसका जो क्षेत्र था वो यहाँ था। तो इसे चारों तरफ से खतरा ही नजर आता था। इसलिए क्या था, एक कारण ये भी था कि इसका भारत की ओर रुख बना, लेकिन पहले भी न्योता मिल चुका था उसे, भाई आलम खां से, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां, उससे उसे न्योता भी मिल चुका था भारत आने का। इस तरीके से यहाँ पर इनकी परिस्थितियां भारत आने के लिए बन जाती हैं। दूसरा, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठता है। और यह उज्बेकों, उस्मानी और सफियों से डरकर अपने दूर के चाचा के पास अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान में ये रहना वहीं शुरू कर देता है। उसके बाद में ये 1504 में धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाता है और बाबर क्या करता है, काबुल पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद इसने क्या करता है, पादशाह की उपाधि धारण करता है। लेकिन ये इसकी पैतृक उपाधि क्या थी? ये इसकी पैतृक उपाधि नहीं थी, लेकिन इसकी पैतृक उपाधि क्या थी? तो ये मिर्जा थी। पैतृक उपाधि बाबर की मिर्जा थी, लेकिन जब काबुल को जीत लेता है तो उसी के बाद ये क्या धारण करता है, पादशाह की उपाधि धारण भी करता है। ठीक, तो बाबर का समय काल देख लेते हैं कि बाबर का समय काल कब से कब तक चलेगा। तो 1526 से 1530 तक बाबर का समय काल चलेगा। अब देखो, समरकंद का शासक मोहम्मद सैयबानी खान ने समरकंद के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया। जो पहला युद्ध हुआ बाबर का समरकंद के शासक सैयबानी के साथ, उसमें क्या हो गया, बाबर पराजित हो गया। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार, या जो ये सैयबानी था, सैयबानी खां ने पहली बार युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया। और इसी तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ करेगा, जिसमें क्या होगा, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देगा। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? बाजौर में। देखो जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी इलाका था भारत का, ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ पर इसने आक्रमण करने शुरू करे। तो ये 1519 में इस क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, और यहाँ पर का एक क्षेत्र था बाजौर, इसको क्या कर लिया, इसने जीत लिया। और जिसमें से जो बाजौर में ही एक किला पड़ता था, भेरा का किला, जो भेरा का किला था, इसको भी इसने जीत लिया। अब देखो भारत पर आने का न्योता, एक तो दिलावर खां। दिलावर खां कौन थे? तो ये दिलावर खां वही थे, आलम, जो इब्राहिम लोदी के जो थे चाचा, आलम खां भी थे। और इन्हीं को दिलावर खां भी कहा जाता है, आलम खां। ठीक, आलम खां या दिलावर खां, राणा सांगा और महमूद लोधी। ये महमूद लोधी जो थे, पंजाब, ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, उस पर राज करता था महमूद लोधी। इन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, उसको, बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे दिया। और ये भी कहा गया कि जब आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करोगे तो आपको सैनिक सहायता भी मिलेगी। इसके द्वारा, दिलावर खां के, राणा सांगा के और महमूद लोदी के द्वारा सैनिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। इसी कारण क्या होगा, पानीपत का युद्ध तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से, एक तरीके से जो बाबर की सेना थी उनमें भी डर बना हुआ था कि देखो इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। इसी कारण क्या था, तो बाबर की सेना भी डरी हुई थी। लेकिन इसने कई प्रकार के यहाँ पे नारे भी दी, जैसे जैसे जिहाद का नारा, जिहाद, जिहाद का नारा दिया। जैसे देखो, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में इसका तोपची कौन था? तो उस्ताद अली कुली। और जो बंदूकची था, वो था
मुस्तफ़ा जी, मुस्तफ़ा था यहाँ का बंदूकची। मतलब कुल मिलाकर जो जो इसकी तोपों को संभाल रहा था वो था उस्ताद अली, और जो बंदूक संभाल रहा था वो था मुस्तफ़ा। इस युद्ध में के बाद बाबर ने पानीपत में ही काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इस युद्ध के बाद इसने क्या करवाया था, चांदी के सिक्के बंटवाए थे। मतलब इस युद्ध को जीतने की खुशी में बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए थे। जिस कारण इसे किसकी उपाधि दी गई, कलंदर की, कलंदर की उपाधि दी गई। और जो अगले ही साल 1526 में खानवा का युद्ध हो जाता है, किसके साथ, राणा सांगा के साथ। तो 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। इसी युद्ध में बाबर ने, जो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसी में ही जिहाद का नारा दिया था। और गाजी की भी इसने इस युद्ध में उपाधि धारण की थी। जिहाद का नारा तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि राणा सांगा की सेना भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब बहुत ज्यादा बड़ी थी तो इसकी सेना के क्या हुए, बाबर की सेना के भी पैर उखड़ गए थे। तो इसकी बाबर की सेना के पैर उखड़ने के कारण ये क्या था कि इसने जिहाद का नारा दिया कि यदि आप युद्ध लड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, जन्नत प्राप्त होगी। इसी वजह से इसकी सेना जो थी वो बढ़ चढ़कर लड़ रही थी। और इनके पास कई सारे बेनिफिट भी मिल रहे थे, जैसे इनके पास तोपें थी, इनके पास बंदूकची थे। इस वजह से इनको बेनिफिट भी मिला, जबकि राणा सांगा के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। अब देखो, सीधा सीधा यदि यहाँ से मेंस के लिए सवाल बनाता है तो वो इस तरह से बनाता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ वो राणा सांगा वो हारने में किस कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। तो देखो, तो परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियां सीधी सी जिम्मेदार थी कि राणा सांगा ने जो इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ युद्ध हुआ था उससे कोई सीख नहीं ली। क्यों? क्योंकि वहां भी तो ये तोपची थे और वहां पर बंदूकची थे। तो इसके बारे में हम डिटेल वो चर्चा करेंगे वो आगे चलकर, मेंस वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो इसके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही काफी है। इतना ही पूछता है, मैच कराने के लिए पूछ देता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527। पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। ये कह सकता है कि खानवा का युद्ध कब किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। तो इस तरह से पूछता है वो सवाल केवल आप। अब अगले ही साल फिर से 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय को इसने पराजित किया। और इस युद्ध में बाबर की सहायता किसने की थी, शेर खान ने की थी। तो ये शेर खान वही है जो शेरशाह सूरी बनेगा आगे चलकर। शेरशाह सूरी की, देखो, नाम इसका क्या था, शेर खान, लेकिन उपाधि क्या थी इसकी, सूरी की उपाधि थी। शेर की उपाधि क्यों दी गई, शेर की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इसने तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था। इसी वजह से इसे शेर की उपाधि दी गई थी, शेरशाह की उपाधि दी गई थी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें कौन आ रहा, महमूद लोदी। ये वही महमूद लोदी है जो बंगाल पर शासन कर रहा था और बाबर को आने का निमंत्रण भी देने में भी इसका साथ था। ये पराजित हो जाता है। और यह युद्ध भारत में ऐसा युद्ध था पहला जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ये जल में भी था, मतलब नेवी पर भी था, और नेवी के द्वारा भी लड़ा गया और आर्मी के द्वारा भी लड़ा गया। जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। 1527 में इसने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा। 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ा। और 1529 में घाघरा का युद्ध इसने जो महमूद लोदी के साथ लड़ा। और उसके बाद में क्या हुआ, 1530 में ही क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सारा जीवन भारत में रहते हुए इसका सारा जीवन किस में व्यतीत हुआ, युद्धों में ही व्यतीत हुआ। और इसे कहाँ दफनाया गया, आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया। लेकिन जब इसकी बाबरनामा पढ़ी गई, इसने अपनी पुस्तक में बायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, और इसी बाबरनामा में जब पढ़ेगी तो इसे बाद में पता लगा कि इसकी अंतिम इच्छा क्या थी, कि इसे काबुल में दफनाया जाए। तो इसे यहाँ से आराम बाग से निकालकर कुछ दिन बाद फिर से इसे कहाँ दफनाया गया, काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। तो दो बार इसको दफनाया गया, पहले आराम बाग में और फिर काबुल में। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी जो तुर्की भाषा में थी। पायंदा खान ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया, प्रारंभ करना किया था, लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर सका। बाद में इसको पूरा कौन करेगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पूरा किया था। और इसी बाबरनामा से पता लगता है कि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि वो उसे काबुल में दफनाया जाए, ना कि आराम बाग में। बाबर का सेनापति मीर बाकी था। इसी मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो विवाद बड़ी मुश्किल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया गया। वर्तमान में इसका विवाद सुलझाया जा चुका है। तो पूछ सकता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। कौन था मीर बाकी, मीर बाकी जो था वो बाबर का सेनापति था। और यदि वो ये भी पूछ ले कि यदि मीर बाकी ना हो इसमें ऑप्शन में, तो आपको फिर ऑप्शन में मिलेगा बाबर।
यह कृष्ण देवराय का समकालीन था। मतलब जब विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देवराय शासन कर रहे थे, उस समय क्या थे कि बाबर भी भारत पर शासन कर रहा था, दिल्ली पर शासन कर रहा था, ये दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, जिसमें इसने सबसे इसे शक्तिशाली राजा बताया है। किसको? बाबर ने अपनी बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। हुमायूं। शुरुआत हो जाती है हुमायूं की 1530 से चलेगा। पहले 40 तक देखेंगे और फिर से 56 में 1 साल के लिए फिर से देखेंगे। तो देखो, इसके पिता का नाम आप जानते ही हैं, बाबर था। माता का नाम महामन बेगम था। और गुरु थे इसके इलियास खां। इसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? भाई बाबर की मृत्यु के बाद होगा। बाबर की मृत्यु कब हुई? जो 28 दिसंबर 1930 को 1530 को बाबर की मृत्यु हुई, और 29 दिसंबर को 1530 को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1532 में इसने दौरिया के युद्ध में महमूद लोदी को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। देखो, महमूद लोदी, जब बाबर ने हराया था महमूद लोदी को तो वहां से भाग गया था, लेकिन 1532 में हुमायूं ने महमूद लोदी को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। 1534 में इसने कालिंजर का अभियान किया, हुमायूं ने। और जब कालिंजर का अभियान किया तो यहाँ से कोई खासा रिजल्ट नहीं निकला। और एक ही अगला, जो मेवाड़ की राजमाता थी वो कर्णवती थी, उसी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्यों भेजी थी? देखो, गुजरात के शासक गुजरात के शासक ने मेवाड़ पर कर दिया आक्रमण। और मेवाड़ की जो वहां पर कोई कोई राजा नहीं था, वहां पर एक केवल राजमाता राज कर रही थी, वो थी कर्णवती। तो हुमायूं से हुमायूं की हेल्प के लिए उन्होंने, रानी कर्णवती ने या माता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन जब तक हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचता, हुमायूं ने वचन तो दे दिया बचाने का, लेकिन जब तक हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचता तब तक क्या होता, मेवाड़ को जीता जा चुका था गुजरात के द्वारा। इसी वजह से ये कंडीशन बनी यहाँ पर। अब देखो, 1539 ईस्वी में क्या होगा? चौसा का युद्ध होगा। और चौसा का युद्ध किस किस के बीच होगा? हुमायूं और शेर खां के बीच होगा। इसी युद्ध में क्या होगा? हुमायूं पूरी तरीके से पराजित हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से नहीं, केवल बच कर निकल जाएगा, लेकिन पराजित हो जाएगा। तो यहाँ से 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कहाँ पड़ता है? देखो, बिहार के आसपास का क्षेत्र है ये। तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्यों हुआ था? देखो, महमूद लोदी जो था, वो कहाँ शासन कर रहा था? बंगाल पर। तो ये बंगाल में ही क्या हुआ था, 1532 में ही क्या कर रहा था, 1534 के आसपास या 32 के आसपास इसने महमूद लोदी को अंतिम रूप से पराजित किया। और वहीं से वापस लौटते समय ही क्या कर दिया, हुमायूं की सेना पर शेर खान ने आक्रमण कर दिया अचानक। और उसी दौरान क्या हुआ, हुमायूं की सेना जो पहले से युद्ध कर कर आ रही थी वो थक चुकी थी। इसी कारण क्या हुआ, शेर खान की सेना ने इनको आराम से पराजित कर दिया। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है। ये अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। बाद में इसको किसने बचाया था? निजाम चिश्ती ने बचाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौसा के युद्ध में जब हुमायूं गंगा नदी में कूदा तो उसकी जान किसने बचाई थी? तो निजाम चिश्ती ने बचाई थी। और इसी की एवज में हुमायूं ने इस निजाम चिश्ती को आधे दिन का बादशाह घोषित किया था। जैसे आपने वो देखी ना नायक फिल्म अनिल कपूर की, जैसे अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, तो हाँ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ये निजाम चिश्ती जो है ये आधे दिन के लिए बादशाह बनता है। और इस आधे दिन में ही इसने एक काम किया था कि इसने मुगल वंश में चमड़े के सिक्के चलवाए थे आधे दिन में। अनिल कपूर ने तो बहुत सारा काम करा था फिल्म में, लेकिन इसने केवल चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो आधे दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आधे दिन का बादशाह बना था निजाम चिश्ती। उसके बाद में अगले ही साल 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। बिलग्राम कहाँ है? कन्नौज के पास क्षेत्र है, और इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। और यहाँ से ये क्या हुआ, इसे भागने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ से भागकर कहाँ चला गया? यहाँ से निकलता है यहाँ से, और इसके बाद ये हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, यहाँ से चला जाता है, भारत को छोड़कर चला जाता है। मतलब पूरी तरीके से ये कह लो कि दिल्ली को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जो कौन थी? हमीदा बानो बेगम कौन थी? जो मीर अली अकबर की पुत्री थी। अब जो देखो, इन दोनों की शादी हो जाएगी, हुमायूं की और हमीदा बानो बेगम की। और इन्हीं से जो 1542 में जिस पुत्र का जन्म होगा, उसी का नाम क्या रखा जाएगा? अकबर। इसका मतलब क्या है? अकबर का नाम जो अकबर रखा गया, वो रखा गया अपने नाना के नाम के ऊपर। अकबर इनका नाम था, मीर अली अकबर के नाम पर ही इनका नाम अकबर पड़ा था। दूसरा, बैरम खां की सहायता से क्या बनता है ये? बैरम खां की सहायता से क्या 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर देता है। सिकंदर सूर कौन था? तो सिकंदर सूर था ये सूर वंश का अंतिम शासक। सूर वंश का अंतिम शासक बनेगा।
1555 में बैरम खां की सहायता से इसको हटाकर और क्या करता है, जो दिल्ली थी, दिल्ली में ये फिर से राज करने के दिल्ली में फिर से राज करने प्रारंभ कर देता है ये, क्योंकि जो यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहे थे सिकंदर सूर, उनको ये पराजित कर देता है पूरी तरीके से। तो सर हिंद के युद्ध में हुमायूं की मदद किसने की थी? सर हिंद के युद्ध में बाबर की मदद की थी बैरम खान ने। तो देखो, ऐसे जो शेर खां से भी हार रहा है, शेर खां से 2 युद्ध हार गया, चौसा का युद्ध भी हारा और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी हारा। क्यों? क्योंकि देखो, बाबर इससे पहले क्या गया था कि इसके 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी। अस्करी बाबर के हुमायूं के 3 भाई थे। इसका मतलब बाबर के जो पुत्र थे वो 4 थे, कि अब जो मेरी संपत्ति है उसको बराबर बराबर बांट लेना। तो ये काम करा हुमायूं ने और इनको अलग अलग क्षेत्र दे दिए। तो क्या हुआ, जो केंद्रीकरण शक्ति का बाबर के समय में था, वो केंद्रीकरण शक्ति का बाबर के मृत्यु के बाद नहीं रहा, क्योंकि जितनी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में थी, अब वो सत्ता कहाँ चलेगी? 4 व्यक्तियों के हाथ में चलेगी, क्योंकि 4 क्षेत्रों में राज्य को बांट दिया गया। और ये हुमायूं की, ये माना जाता है कि ये हुमायूं की क्या थी, सबसे बड़ी भूल थी। वरना यदि ये चारों क्षेत्र एक होते तो हुमायूं शायद शेर खां सूरी से ना हार पाता। तो इसका हारने का कारण एक ये भी बनता है, इसने दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने, और इसी में शेर मंडल नामक पुस्तकालय था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या होता है, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल ने हुमायूं को ईशान एक कालिम की उपाधि दी थी। अबुल फजल ने हुमायूं को ईशान कामिल की उपाधि भी दी थी। इसकी पत्नी कौन थी? वो हाजी बेगम थी। हाजी बेगम मतलब, हाजी का मतलब होता है जो एक बार हज की यात्रा कर जाता है, उसको हाजी कहा जाता है। वो हज के पहले नाम के पहले क्या लग जाता है? हाजी लग जाता है। और इसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में ही इसका मकबरा बनवाया था, जो क्या था, दोहरी गुंबद का पहला उदाहरण मिलेगा देखने को। इसका मतलब देखो, पहली गुंबद इस तरह से बनाई जाती थी और एक गुंबद इसके ऊपर और बनाई जाती थी, तो इसलिए क्या कहा गया, इसे दोहरी गुंबद का एग्जाम्पल माना जाता है। इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि किस किस की रचना कौन कौन कर रहा था। देखो, बाबर नामा की रचना किसने की? बाबर नामा की रचना स्वयं बाबर ने की थी। लेकिन यदि वो कह दे कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं की, वो नामा की रचना की थी हुमायूं की बहन थी गुलबदन। तो हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो हुमायूं की बहन गुलबदन ने फारसी भाषा में की थी। अब देखो, इसी बीच में एंट्री किसकी हुई? शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक रहेगा और 45 से 55 तक छोटे मोटे जो इसके पुत्र होंगे, जो इसके वंशज होंगे, वो शासन करते रहेंगे। लेकिन शेरशाह सूरी का जो काल रहेगा वो 1540 से 1545 तक ही रहेगा। अब देखो, शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। एक डॉक्टर हैं, इतिहासकार हैं, कानूनगो। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1472 ईस्वी में इसका जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा के नारनौल में हुआ था। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर कानूनगो हुआ था। और इन्होंने इस पर कौन सी पुस्तक लिखी है? शेरशाह के ऊपर, शेरशाह एंड हिज पीरियड्स, शेरशाह और उसका समयकाल, इसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पूरी। इसके पिता का नाम हसन खां था। ये कौन थे? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ये भारत आए थे। उस समय ये भारत में थे जब पानीपत का युद्ध हुआ था। उन्होंने पंजाब के बेजवाड़ा को मूल निवास बनाया था। किसने? इन्होंने, हसन खान ने। और हसन खां के पक्षपात पूर्ण से यह जौनपुर चला गया। मतलब देखो, हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि जो हसन खां था, ये इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से तो उत्पन्न था कौन? एक पत्नी से उत्पन्न था शेर खां और दूसरी से उत्पन्न था हसन खां। नहीं, सॉरी, जो हसन खान नहीं थे, इसका दूसरा पुत्र था वो। लेकिन क्या था, जो दूसरा पुत्र था उसके पक्ष में क्या थी, उसकी माता ये चाहती थी कि इसको सारे अधिकार इसी को मिले, वो शेर खां को ना मिले। लेकिन क्या हुआ, हसन खां का रुख भी क्या था, वो दूसरी पत्नी की तरफ था, वो शेर खां की माँ की तरफ नहीं था। तो इसी वजह से क्या हुआ, हसन खां ने पक्षपात करते हुए क्या करा, इसको शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेज दिया? जौनपुर भेज दिया शेर खां को, कि तू वहां चला जा। अब देखो, जौनपुर जब भेज दिया, पहले भी हमने देखा था कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता था जौनपुर को, क्योंकि शिक्षा के लिए यदि कोई केंद्र था सबसे उच्चतम, तो वो क्या था? जौनपुर था। तो यहीं पर इसने क्या करती, शिक्षा दीक्षा इसकी यहीं पर पूरी हुई थी, जौनपुर में ही। उसके बाद यहाँ से ये बाहर खां लोहानी के पास पहुंचा और इसी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। ये पूछ सकता है कि शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी?
तो शेर खां को शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी। मोहम्मद खां पत्नी मोहम्मद खां की पत्नी थी दूधी बेबी ने इसे अपने पुत्र जलाल खां लोहानी का संरक्षक नियुक्त कर दिया। वो एक अल्पवयस्क पुत्र था ये, मतलब वयस्क नहीं हुआ था, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, संरक्षक के रूप में शेर खां को नियुक्त कर दिया। और ये क्या थी, ये विधवा थी इसकी, मोहम्मद खां की। और इसी बीच में क्या होगा कि बाद में शेर खां इसी विधवा से, दूधी बीबी से शादी कर लेगा, निकाह कर लेगा। नुसरत खां को हराकर इसने संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया। दूधी बीबी से शादी कर ली, निकाह कर लिया, जलाल खां को अपना संरक्षक मतलब अपना पुत्र घोषित कर दिया। तो इस तरीके से इसने पहली शादी की। अब देखो विधवाओं से, कई विधवाओं से शादी करेगा ये। क्यों? क्योंकि इसे भी क्या था, साम्राज्यवाद का बुखार चढ़ा हुआ था पूरी तरीके से। तो जिस जिस साम्राज्य में जहां जहां विधवाएं राज कर रही थी, वहां पर इसने शादी का प्रस्ताव रखा। तो नुसरत खां को हराकर इसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया। और 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर का साथ दिया था। और इसी से ये बाबर को अच्छी तरह से समझता था। और अच्छी तरह से समझने के साथ साथ क्या था, इसी के समय शेर खान ने कहा था, इसी समय कहा था शेर खान ने कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं आसानी से मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, आसानी से। तो ये इसकी कंडीशन बनती है। अब देखो 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों की सहायता की थी इसने, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, इसने सहायता जरूर की थी अफगानों की, लेकिन अफगान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं घाघरा के युद्ध में। हार तो गए, लेकिन शेर खां जो था वो इसे पास से महसूस करता था, पास से। क्यों? क्योंकि इसकी सेना में था और इसकी सेना की सारी जो तरकीबें थी वो जानता भी था। क्योंकि जो जो सैनिक सेना में रह रहा हो तो वो वहाँ की तरकीबों को बिल्कुल जानता होगा। अगला युद्ध जो होगा वो 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को ये कह लो कि पराजित कर देता है, केवल पराजित कर देता है। लेकिन हुमायूं को भागा वहां से भारत छोड़ने पर मजबूर कब करता है, ये 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, या इसी को बेलीग्राम का युद्ध कहते हैं। किसके बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी और आपका हुमायूं के बीच होता है। और हुमायूं को क्या कर देता है, ये वो संपूर्ण रूप से हुमायूं को पराजित कर देता है। इसने बाद में क्या करा, लाडली मलिका से विवाह किया, जो भी क्या थी, वो विधवा थी। कौन थी? ये चुनार के किले की रानी थी। अब देखो जब किले की रानी थी तो इसने एक विवाह और कर लिया, तो चुनार का किला भी क्या आ गया, जो चुनार का क्षेत्र था वो इसके अधिकार में आ गया। और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। इसे मतलब इसे अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है, तो अकबर जैसी नीतियां, जैसे अकबर नीतियां लागू करेगा, ये अपने क्षेत्र में वैसे ही कुछ नीतियां लागू करेगा। इसी कारण क्या होगा, इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जैसी नीतियां शेरशाह सूरी बनाकर चला गया था, उसी नीतियों को फॉलो करेगा आगे चलकर कौन, अकबर। तो इसी वजह से इसे अकबर का पूर्वगामी की संज्ञा दी जाती है। इसके प्रसिद्ध सैन्य अभियान कौन कौन से हुए थे, देखो। पंजाब और गोखरों के विरुद्ध हुआ था इसका अभियान। इसमें ये क्या थे, ज्यादातर लूटमार करते थे ये लोग। पंजाब और गोखरों के जो लोग थे, ये ज्यादातर लूटमार करते थे। और इसी समय इसने पश्चिमी प्रांत में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना है कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने, जो वर्तमान में कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में। इसी के समय में बंगाल विद्रोह हुआ। इसने बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। देखो सरकार क्या होती थी, जैसे वर्तमान में राज्य होते हैं, उसी समय क्या होते थे, उस समय इनको सरकार कहा जाता था। जिन्हें सिख राज्य नहीं, सॉरी, इन्हें जिला कहा जाता था। इन्हें बंगाल को इसने कितने राज्यों में बांट दिया, 19 सरकारों में बांट दिया, जिन्हें क्या कहा गया, सिख या जिला कहा जाता था। अगला विद्रोह जो हुआ, इसने मालवा की विजय की थी। अगले विद्रोह के दौरान मलुक खां को इसने यहाँ पर पराजित किया था। और मलुक खां ने ही मालवा क्षेत्र में, जो एमपी के आसपास का क्षेत्र है, उसमें विद्रोह कर दिया था। तो इसमें जो मालवा की विजय की थी शेरशाह सूरी ने, इसमें किसको हराया था, मलुक खां को हराया था। फिर इसने रायसीना का अभियान किया था। यहाँ का शासक कौन था, पूर्णमल। यहाँ का शासक पूर्णमल था। इसने धोखे से इसे मारा था। और यहाँ की महिलाओं ने भी फिर इसे क्या अपनाया, जौहर प्रथा को अपनाया। जौहर प्रथा में पीछे ही बता चुका हूँ कि क्या होती है, कि लकड़ी के एक जलते हुए ढेर में बहुत सारे लकड़ियों का ढेर लगाया जाता था और उसे जलाया जाता था। और उसी जलते हुए ढेर में क्या होता था, जो रानियां होती थी, जो दासियां होती थी, यदि उनका राजा युद्ध क्षेत्र में हार जाए या मारा जाता था, तो ये क्या करती थी, जौहर प्रथा को अपनाती थी। जलती हुई आग में ही क्या कर देती, अपने आप को कूदकर उसमें समाप्त कर देती थी। तो इसी को जौहर प्रथा नाम दिया गया। फिर मारवाड़ का इसने अभियान किया था। यहाँ का शासक मालदेव था। मालदेव यहाँ से भाग जाता है और यहाँ की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, जैता और कुंपा के हाथ में आ जाती है। ये दोनों राजपूत थे, इन्होंने संभाली थी यहाँ की। और इसी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ का युद्ध जो था ये इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था, इसीलिए इसने ऐसी कहानी कही थी। फिर इसने अगला अभियान किया कालिंजर का, और यहाँ का शासक था कीरत सिंह। देखो कालिंजर का जो किला था, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, तो कालिंजर का जो किला था वो बहुत ही मजबूत किला था, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसी कारण क्या हुआ, ये किले के गेट को तोड़ने के लिए, या इसी अभियान के दौरान क्या करता है, किले के गेट को तोड़ने के लिए बारूद के ढेर पर बारूद से एक अपने हाथ से एक गोला फेंकता है, और यह तोप से एक गोला फेंकता है। लेकिन वो क्या होता है, वो दो गोला जो होता है वो दीवार से, महल की दीवारों से टकरा कर ही क्या होता है, उल्टा इसी के पास आ जाता है। और इसी के पास रखी थी बहुत सारी बारूद, और उसी बारूद के ढेर को फटने के कारण क्या हो जाती है, शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी अभियान के दौरान इसने कहा था कि ईश्वर की दया है कि मेरी अंतिम इच्छा थी, लेकिन क्या होता है, ये कालिंजर के किले को जीत जाता है फिर भी। इसी वजह से ये कहता है कि ईश्वर की दया है कि मेरी अंतिम इच्छा थी। अंतिम इच्छा क्या थी, अंतिम इच्छा ये थी कि ये कालिंजर के किले को जीत ले, क्योंकि 6 महीने से क्या कर रखा था इन्होंने, घेरा डाल रखा था इसका, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पा रहा था किसी भी हालत में। इसी वजह से इसकी अंतिम इच्छा ये थी, लेकिन कालिंजर को किले को जीतने के चक्कर में ही क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसने अहमद खां के नेतृत्व में भूमि की पैमाइश करवाई, और भू राजस्व सुधार के लिए ये प्रसिद्ध था। भूमि की पैमाइश के लिए इसने क्या, किस पैमाने का प्रयोग करा, सिकंदर गजे सिकंदरी। इस गजे सिकंदरी को आधार बनाया गया था, और ये गजे सिकंदरी कहाँ तक चलेगा, बाद में भी अकबर के शासन काल में भी चलेगा। जो टोडरमल होगा वो क्या करेगा, वो भी इसी पैमाने का प्रयोग करेगा। ये पहला शासक था जिसने राजा और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे। कैसे, मतलब राजा और किसान, राजा से यदि किसान मिलना चाहता है तो वो डायरेक्ट मिल सकता था। इसी वजह से कहा गया कि राजा और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए, और जिसे क्या करा गया, इसके बीच में रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थापित की गई। तो देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था जाकर 1791-92 के आसपास अंग्रेज लगाएंगे, अंग्रेज जारी करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था को। लेकिन क्या होगा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने पहले से ही जारी कर रखी थी। रई फसल की दर को आधार बनाकर भू राजस्व वसूलता था ये, और जो वसूली होती थी वो कितनी होती थी, 1/3। मान लो यदि किसी खेत में 3 बोरी गेहूं हुए तो 1 बोरी गेहूं कहाँ भेजा जाएगा, 1 बोरी गेहूं राजस्व में भेजा जाता था। लेकिन मुल्तान इसका अपवाद था, हर जगह से तो 1/3 वसूला जाता था रई फसल को आधार बनाकर, लेकिन जो मुल्तान था वहां पर 1/4 वसूला जाता था। इसने पट्टा और कबूलियत प्रथा को का प्रचलन किया था, कि जमीन को क्या दे देता था, पट्टे पर दे देता था जनता को, तो वहां से क्या होता था, राजस्व की वसूली अच्छी खासी हो जाती थी। लगान प्रणाली क्या थी इसकी, देखो लगान प्रणाली में क्या था, एक तो इसने जब्ती प्रणाली थी इसकी, इसी को क्या कहते हैं, दाहिने आईने दहसाला। और ये व्यवस्था क्या थी, यही व्यवस्था रैयत वाड़ी व्यवस्था कहलाती है। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। किसान मतलब किसान को ही भूमि का क्या कर दिया गया, मालिक बना दिया जाता था, और किसान ही राजस्व विभाग में कर भेजेगा। अब इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अकबर के समय में आएगा टोडरमल इसे आगे अच्छे खासे तरीके से बढ़ाएगा अपने हिसाब से। पिछले वर्षों के उत्पादन को आधार बनाकर एक निश्चित राजस्व वसूला जाता था। इसमें क्या होगा, कि मान लो पिछले वर्ष यदि किसी खेत में 10 बोरी गेहूं हुआ, तो इसी को आधार बना लिया जाता था कि अगले वर्ष भी इतना ही होगा, और इसी हिसाब से क्या होता था, यहाँ पर राजस्व वसूला जाता था। जो भी 1/3 था, या जो मुल्तान में 1/4 था, उस हिसाब से वसूला जाता था। दूसरा होता था बटाई और गल्ला बख्शी, इसको मावली भी कहते हैं। 3 प्रकार से होती थी, कौन सी, एक तो खेत बटाई होती थी। खेत बटाई कैसे, फसल बोने के बाद राजस्व राजस्व वसूला जाता था, फसल बो दी और उसके बाद में क्या कर लिया, राजस्व राजस्व वसूल लिया जाता था, कि हाँ जी अंदाजा लगा लिया जाता था कि भैया तुम्हारे खेत में इतनी फसल होगी, उस हिसाब से आप राजस्व दे दीजिए। दूसरी क्या थी, दूसरी थी लंका बटाई। लंका बटाई क्या, फसल कटने के बाद अनाज को भूसा से अलग होने पर, जैसे आप ये कह लो, जैसे गेहूं हम बोते हैं, जो गेहूं के काटने का समय होता है तो हम क्या बना देते हैं, काटने के साथ साथ उसकी पूलियां भी बना देते हैं, पूलियां। और अब यहाँ पर क्या है, जो पूली है वो क्या है, कि गेहूं का भूसा से अलग नहीं किया गया। तो जब गेहूं को भूसा से, मतलब पूलियां ही बांट ली जाती थी, ये कह रहा फसल के कटने के बाद और अनाज को भूसा से अलग होने से पहले इसकी बांट लिया जाता था, जो इसी को क्या कहा गया, लंका बटाई। अब रास बटाई क्या होगी, रास बटाई होगी अनाज और भूसा को, जैसे हम निकलवा देते हैं ना मशीन में अनाजों को, तो अनाज को भूसा से अलग होने के बाद राजस्व वसूला जाता था। बस कहानी खत्म इसकी। चलो, खेत बटाई फसल बोने के बाद राजस्व वसूला गया, लंका बटाई खेत कटने के बाद गेहूं को, धान को, अनाज को भूसा से अलग होने से पहले बांट लिया गया, और रास बटाई में अनाज और भूसा जब अलग अलग हो गए तो जब बांटा गया उसको। 3 कंडीशन बनी इनकी। दूसरी इनकी कनकूत प्रणाली, इसको दाना बंदी भी कहते हैं।
ये कहता है कि राजा और किसानों के बीच निश्चित मूल्य निर्धारित किया गया था। जैसे वर्तमान में हम एमएसपी देते हैं ना, सरकार पहले से ही डिसाइड कर देती है कि एमएसपी इतना दिया जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कुछ इस तरह से था। तो राजा पहले से ही किसानों के लिए एमएसपी या निर्धारित मूल्य मूल्य को निर्धारित कर देता था कि इस मूल्य पर किसानों के धन धान खरीदा जाएगा या अनाज खरीदा जाएगा। नसक क्या होता था? ये न तो भूमि की पैमाइश है और न ही फसलों की दर निकाली जाती थी। यह अनुमान से लिया जाता था केवल। मतलब ना तो भूमि की नापतोल होती थी इसमें, और ना ही फसलों की दर निकाली जाती थी कि पिछली साल कितना अनाज हुआ इस फसल में, इस खेत पर। मान लो ये खेत है कोई, ये मान लो 10 बोरी हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं था इन्हें, केवल अनुमान से ले लिया जाता था। और जब अनुमान से राजस्व वसूला जाता था तो उसी को क्या कहा गया? नसक कहा गया। दूसरा एक कर और था मही सालाना कर। तो ये भू राजस्व शुल्क संग्रह होता था। शुल्क संग्रह मतलब शुल्क लिया जाता था, और ये क्या था? भू राजस्व का 5% होता था। मान लो किसी के पास 10 बोरी गेहूं है, तो 5% या 5 बोरी गेहूं, वो 100 बोरी गेहूं कहाँ जाएंगे? मान लो किसी के पास 100 बोरी गेहूं हुआ, तो उसमें से 5 बोरी गेहूं मही सालाना कर के रूप में भू राजस्व में जमा करना होगा। दूसरा होता था जरीबान कर। जरीबान मतलब एक जरीबान होती थी, कड़ी होती थी, जमीन को मापने की होती थी। एक सर्वेक्षण शुल्क होता था, मतलब जमीन को नापने तोलने का काम जो करता था, वो सर्वेक्षण अधिकारी करता था, और इसी किससे नापता था? जरीबान से। और इसी को ही जरीबान कर, जो इसके बदले में लिया जाता था पैसा या अनाज, उसी को ही जरीबान कर कहा जाता था। और ये कितना होता था? भू राजस्व का 2.5% होता था। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही की रचना की है। इसने अपनी पुस्तक में शेरशाह को बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर कहा है। मतलब ये कह रहा है कि हैदर अली जैसा तो ये बुद्धिमान था, ये कहना चाह रहे हैं ये। इसके दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहता था, जिसने किसकी रचना की थी? पद्मावत की, अखरावत की, और आखिरी कलाम की इसने रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने, जिसके ऊपर इसी की पुस्तक पद्मावत के ऊपर ही फिल्म बनी थी, पद्मावती या पद्मावत, बाद में उसको नाम दे दिया गया था। प्रशासन किस प्रकार का था? तो सरकार थी। सरकार मतलब सिख थे। सबसे बड़ी इकाई थी ये सरकार इसकी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सिकदार। एक सिकदार होता था। यह नगर के प्रशासन की देखभाल करता था। मुंसिफे मुसीफान न्याय करने वाला होता था। शेरशाह सूरी प्रत्येक बुधवार को न्याय करने के लिए बैठता था। सवाल पूछ सकता है आपसे कि शेरशाह सूरी किस दिन न्याय करता था? तो वो यह न्याय करता था बुधवार के दिन। परगना क्या होते थे? परगना होते थे इसमें फतेहदार या खजांची, या और दो कारकुन होते थे। मतलब एक तो मेन होता था, दो क्लर्क होते थे, जिनको क्लर्क को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? कारकुन कहा जाता था। ग्राम, इसमें मुखिया शांति व्यवस्था करता था। पटवारी भूमि की उपज का ब्यौरा रखता था ग्राम में। जो ग्राम की जमीन होती थी, जो उस जमीन का ब्यौरा कौन रखता है? पटवारी। अब ध्यान रखना कि पटवारी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। ये आप ध्यान रखना। बाकी जब 1984 में आओगे, आप 1984 के आसपास आओगे, तो चौधरी चरण सिंह ने इसे बदल दिया किसके साथ में? इसे बदल दिया लेखपाल के साथ, बाद में स्वतंत्र भारत में आकर बाद में। तो इस तरीके से ये लेखपाल बना यहाँ पर। इससे पहले क्या था? पटवारी। और पटवारी नाम किसने दिया? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। इसने सोने के अशरफ और चांदी का रुपया चलवाया था। इसके रुपए पर नागरी लिपि में शेरशाह लिखा हुआ था। यह रुपया 1885 तक प्रचलन में रहा था। चलो, जब तक कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब तक ये कहाँ था? भारत में प्रचलित में रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके सिक्कों को मुगलों ने भी चलाया, इसके सिक्कों को अंग्रेजों ने भी चलाया। बाद में आकर क्या होगा? इसको बंद किया जाएगा बाद 1885 के बाद में आकर। चांदी का रुपये चलाने वाला ये पहला शासक था। कब? इस सल्तनत काल में या मुगल काल में। इसने तांबे का दाम, दमड़ी, जीतल, पावला, अधौला नामक सिक्के चलवाए थे। इसने कन्नौज में शेरशाह सूरी नामक शहर की स्थापना करवाई, और इसने 1700 सरायों का निर्माण भी करवाया था। देखो सराय क्या होती हैं? सराय होती हैं जो, मान लो ये रास्ता है, इन रास्तों पर चलते चलते किसी व्यक्ति को या व्यापारी को यदि रात हो जाती थी, तो इनके आसपास, इन रास्तों के आसपास क्या बनी हुई थी? सराय बनी हुई थी। तो यहाँ पर लोग बाग क्या थे? जो ये व्यापारी लोग थे, वो यहाँ पर रात बिताने के लिए ठहर जाते थे, और इन्हीं को क्या बोला जाता था? सराय बोला जाता था। इसने पटना में शेरशाह सूरी नामक मस्जिद की स्थापना करवाई या निर्माण करवाया। तो शेरशाह सूरी नामक मस्जिद कहाँ है? पटना में। पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। इसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। 1541 में इसने
इसके अंदर किला ए कोहिना का भी निर्माण करवाया था। इसके अंदर, पुराने किले के अंदर। अब तो देखो पुराने किले के खंडर ही बचे हैं, बाकी तो वो खत्म ही हो चुका है पूरी तरह से। इसने सासाराम में, सासाराम है झील, सासाराम है बिहार में, सासाराम में झीलों के मध्य मकबरे का निर्माण करवाया था। और यह मिश्रित स्थापत्य कला का उदाहरण है। मतलब इसमें कई स्थापत्य कला को का योग करके बनाया गया था इसको, इसलिए इसे क्या कहा गया, मिश्रित स्थापत्य कला का उदाहरण कहा गया। अब इसी में क्या है देखो, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ है, वो सासाराम में ही है। इसके शासनकाल में ही महादवी आंदोलन चलाया गया और अफगान वंश का आखिरी शासक कौन था, सिकंदर सूर। तो ये जो सिकंदर सूर था अफगान वंश का, इसी को ही कौन हराएगा 1555 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में हुमायूं हरा देगा। किसकी सहायता से, बैरम खां की सहायता से। बैरम खां की सहायता से इसे हराकर फिर से जो दिल्ली का एकाधिकार था वो किसके पास चला आता है, मुगलों के पास चला आता है। और 1556 ईस्वी में क्या होता है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद में हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा अकबर। अकबर अगला शासक बनकर उभरेगा। तो जब अकबर बनेगा तो अगला शासक में अकबर को हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम। ठीक है। अब यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए उसको। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उनमें से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको अपने अनुसार सुटेबल लगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक या कोई लाइन कोई समझ में ना आई हो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में ही मेल का लिंक दिया हुआ है, मेल कर सकते हैं आप। तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हिस्ट्री की, कंप्लीट पीडीएफ के लिए भी आपको मेल करना होगा, तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में, तो भी आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और ये हार्ड कॉपी आपको 8 से लेकर 10 दिन में आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। ठीक। इसके बाद यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।